हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू का अपमान। पूनम कंधे पर बैग टांगे जैसे ही घर पहुंची तो उसे देखते ही उसकी सास मनोरमा जी बोली, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी, कब से इंतजार कर रही हूँ। पूनम ने कंधे पर से बैग उतारकर टेबल पर रखा और बोली, मम्मी जी हॉस्पिटल में तो समय लगता ही है, और फिर आज तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला तो करवा कर आई। मनोरमा ने तपाक से कहा, अच्छा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, घर के लिए सब्जियां वगैरह तो ले आई है ना, या फिर अब दोबारा जाएगी। पूनम बोली, मम्मी इस बैग में सब्जियां ही तो हैं। मनोरमा जी मुँह बनाकर कहने लगी, ठीक है तो फिर जल्दी से रसोई में जा और खाने की तैयारी कर दे, अभी तक तो वो लोग सो ही रहे थे, उठकर आ जाएंगे तो खाने के लिए बोलेंगे। पूनम चुपचाप बैग में से सब्जियां निकाल कर रसोई में ले गई। तभी पीछे से मनोरमा जी रसोई में आईं और कुछ सब्जियों को अलग रखकर बोली, बाकी सब्जियां फ्रिज में रख दे, इस समय आलू के पराठे और रायता बना लो, लेकिन कल सुबह पूरी सब्जी और पकवान ही बनेगा, क्योंकि कल उन लोगों को सुबह ही निकलना है, इसलिए सारी तैयारी रात को करके ही सोना। मनोरमा जी तो रसोई से चली गईं, लेकिन वहां पर इस समय पूनम का पति आलोक आया और उसको देखते ही बोला, अरे तुम आ गई, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो, जाकर कमरे में आराम क्यों नहीं करती। यह सुनकर पूनम के हाथ वहीं रुक गए और वह बोली, इस घर में मेरी पड़ी ही किसको है, सबको अपना काम समय पर चाहिए। इस घर में सबके लिए एक इंसान ही काम करता है और बाकी किसी को किसी की चिंता नहीं है। अस्पताल से आई हूँ मगर किसी ने मेरी तबीयत तक नहीं पूछी, लेकिन काम ढेर सारा बता दिया। यह सुनकर आलोक समझ गया और वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। मम्मी यह कौन सा तरीका है, क्या इतनी इंसानियत भी नहीं बची। मनोरमा जी ने अपनी बेटी को गुस्से से देखा और बोली, क्या बकवास कर रहा है। आलोक ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, पूरा दिन पूनम घर में काम करती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन अब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। जो लोग अपने कमरे में आराम से पड़े सो रही हैं उनका कोई लेना देना ही नहीं है। यह सुनकर मनोरमा जी जोर से चिल्लाईं, कैसी बात कर रहा है आलोक, वो तेरा भाई है। अरे यहाँ पर 3-4 दिन के लिए ही तो आते हैं, कल रात इतना थक गए थे इसी वजह से अब तक सो रही हैं। पूनम बड़ी बहू है, इतनी उम्मीद तो उसे पूरी करनी ही होगी। यह सुनकर तो आलोक को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। बड़ी बहू है तो क्या उसको इंसान समझना बंद कर दोगी। यह सुनकर मनोरमा जी पूरी तरह तिलमिला गईं। देखा आलोक पत्नी के चक्कर में माँ से बहस मत कर। यह सुनकर आलोक ने भी कहा, आज मैं भी देखता हूँ कि आप पूनम से काम कैसे करवाती हैं। इतना कहकर आलोक वापस रसोई में गया और पूनम का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अपनी माँ के सामने खड़ा करके उसने पूनम से कहा, पूनम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, अब तुम कोई काम नहीं करोगी। जो लोग यहाँ आए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, तुम पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। मनोरमा जी यह देखकर अपनी बेटी को घूर कर देखने लगी। जैसे ही आलोक पूनम को कमरे में लेकर जाने लगा तो मनोरमा जी ने पीछे से दहाड़ कर कहा, जब जब अनुराग और अंजलि आते हैं तब तब इसका यही ड्रामा शुरू हो जाता है। अरे या क्यों नहीं कहती कि अपनी देवरानी का आना पसंद नहीं है। घर में 3-4 दिन के लिए मेहमान ही तो होते हैं, उसमें भी इसको तकलीफ होने लगती है। यह सुनकर आलोक अपनी माँ को गुस्से से देखकर बोला, क्या कहा माँ आपने, मेहमान, वह घर में मेहमान है क्या। मनोरमा जी बोली, और नहीं तो क्या, मेहमान ही तो हैं, 4 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आलोक यह सुनकर गुस्से से भर गया और पूनम को पकड़कर कमरे में ले गया। दोनों चले गए और मनोरमा जी देखती रह गईं। वह गुस्से से बैठी तिलमिला रही थी। इतने में अनुराग उठकर आ गया और बोला, अरे भाभी जरा चाय तो ले आइए। अपनी माँ का बना हुआ चेहरा देखकर अनुराग ने कहा कि माँ ऐसे क्यों बैठी हो। अनुराग की बात सुनकर मनोरमा जी कहने लगी, जरा सी बीमारी का पहाड़ बना देती है यह महारानी। वह जोरू का गुलाम अब ले गया है उसको आराम करने के लिए, चाय बनाने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर अनुराग गुस्से में बोला, मम्मी क्या है, यहाँ 2 दिन के लिए ही तो आते हैं, उसमें भी यह सब देखने को मिलता है, इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन आप मुझको ज़बरदस्ती बुलाती हो। उधर पूनम को आलोक ने बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, अब पूनम तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। तुम ज़बरदस्ती सुबह अकेले हॉस्पिटल चली गई, लेकिन अब नहीं, यह लोग यहाँ आकर सिर्फ आराम करते हैं और जिम्मेदारी तुम निभाती हो। अब यह अन्याय नहीं होगा। आलोक कमरे से बाहर चला गया और पूनम ख्यालों में डूब गई। अनुराग आलोक का छोटा भाई था जिसकी शादी 3 साल पहले अंजलि के साथ हुई थी। अंजलि मनोरमा जी को इतनी प्यारी थी, वह उसको कोई काम ही नहीं करने देती थी और हमेशा पूनम से कहती थी कि बहू तू बड़ी है, जरा खुद तू सोच समझ कर काम किया कर। एक बार पूनम ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी सारा दिन काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अंजलि काम में मेरी थोड़ी सी मदद करवा दे, मगर वह तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। उस समय मनोरमा जी ने पूनम को आंख दिखाकर कहा था, अरे तो क्या हुआ, शादी को वक्त ही कितना हुआ है, तू तो बड़ी है, सारा काम खुद कर लेगी तो क्या हो जाएगा। अरे मैंने भी अपनी देवरानियों को बड़ा दुलार किया है। यह सुनकर पूनम ने कहा कि मम्मी जी थाली एक हाथ से नहीं बजती, दुलार तो मैं भी कर दूंगी, मगर मुझे सामने वाले से भी तो मान सम्मान चाहिए। यह बात सुनकर मनोरमा जी गुस्से में तमतमा गई थी
अंजलि ने यह बातें सुन ली थी और अपनी सास के कान भरना शुरू कर दिया था। उसके बाद अंजलि ने अनुराग से अपना ट्रांसफ़र करवाने को कहा और तभी से वे 1 हफ्ते के लिए रहने आते हैं और मेहमानों की तरह वापस चले जाते हैं। ना तो अंजलि पूनम के साथ कोई मदद करती है और ना ही मनोरमा जी पूनम की परेशानी समझती हैं। मनोरमा जी अपने छोटे बेटे को इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने अपनी छोटी बहू को भी सिर पर चढ़ा रखा है और इसी का खामियाजा पूनम को भुगतना पड़ रहा था। पूनम बस इन्हीं ख्यालों में थी और आलोक ने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, आप उठकर चाय बना दो। यह सुनकर मनोरमा जी बुरी तरह से गुस्से से अपने बेटे को देखने लगी। उसके नाटक में तू भी शामिल है आलोक। मुझे पता है कि अंजलि को देखकर उसे जलन होती है। जरा सी बीमारी का इतना बड़ा ड्रामा बना दिया। अरे तुझे बेवकूफ़ बना सकती है लेकिन मुझको नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या चल रहा है। यह सुनकर आलोक ने गुस्से में कहा कि माँ मेरी पत्नी के बारे में यह सब मत कहो। यही बात सुनकर वहाँ बैठे हुए अनुराग ने कहा, भैया तो फिर और क्या कहें। हम पिछली बार आए थे तब भी भाभी का इलाज चल रहा था। हमें या तो बताओ कि हमारे आने पर भाभी बीमार क्यों हो जाती हैं। यह बात सुनकर तो आलोक का पारा हाई हो गया। एक बात बता अनुराग, तेरी पत्नी वहाँ कमरे में सो रही है और तू अपनी भाभी पर उंगली उठा रहा है। अगर इतनी है तो अपनी पत्नी से काम करने के लिए क्यों नहीं कहता। अनुराग ने तपाक से कहा, अरे हम यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं, उसमें भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। यही बातें देखकर मनोरमा देवी गुस्से में बोली, देखा बड़ी बहू के कारण दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और वह महारानी अंदर जाकर आराम कर रही हैं। मैं अभी उसको उठाती हूँ, आकर चाय बनाएगी। मेहमान के सामने इसका यह तमाशा मैं ख़त्म करूँगी। इस बार आलोक दहाड़ पड़ा, कोई नहीं जाएगा अंदर। और अनुराग यह बता कि तू मेहमान है क्या। अनुराग ने भी आंखों में आंखें डालकर कहा, और नहीं तो क्या, 2-4 दिन को ही आते हैं। इस बार आलोक ने तपाक से कहा, ठीक है तो फिर मुझे याद रखना, अगर अब तुम मेहमान हो तो मेहमान बनकर ही रहना। यह कहकर आलोक कमरे से वापस चला गया। यह सब देखकर मनोरमा जी रोने लगी। यह क्या दिन देखना पड़ रहा है। दोनों भाइयों में फूट डालकर आराम से वहाँ आराम कर रही है। अनुराग चुपचाप बैठा अखबार पढ़ने लगा। तभी अंजलि उठकर आई और कहने लगी, अनुराग तुमने चाय पी ली क्या। मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। तभी मनोरमा जी ने कहा, छोटी बहू तू ऐसा कर, थोड़ी चाय बना ले अनुराग को और मुझे भी दे देना। यह सुनते ही अंजलि की नींद गायब हो गई। मम्मी जी मैं क्यों बनाऊँगी चाय। यह सुनकर अनुराग बोल पड़ा, क्योंकि भाभी नहीं बना रही हैं, यही इज्जत है हमारी इस घर में। यह बात सुनते ही अंजलि अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी आज भाभी चाय क्यों नहीं बना रही हैं, रोज़ तो बनाती हैं। तभी आलोक वहाँ फ़ोन पर बात करता हुआ आया और दरवाजे पर जाकर डिलीवरी बॉय से खाना लेकर अंदर जाते हुए बोला, तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन पूनम की तबीयत ठीक नहीं है और वह आज ही सुबह हॉस्पिटल दिखा कर आई है। यह खाना रसोई में ले जाओ और प्लेट में लगा दो, साथ में चाय भी बना लेना। यह बात सुनकर अनुराग गुस्से से आलोक से बोला, भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से काम कहने की। करवाना है तो अपनी पत्नी से करवाइए। आलोक ने भी तपाक से गुस्से में कहा, मैं भी तुझे कब से यह समझाना चाहता हूँ कि काम करवाना है तो अपनी पत्नी से करवा, मेरी पत्नी पर जोर क्यों चला रही हो। जैसे तुम्हारी पत्नी किसी का काम नहीं कर सकती तो मेरी पत्नी भी किसी का काम नहीं कर सकती। और पहले तुम यह डिसाइड करो कि तुम घर में मेहमान हो या कुछ और। यह सुनते ही मनोरमा जी जोर से दहाड़ी, आलोक यह किस तरह बात कर रहा है अपने छोटे भाई से। आलोक ने अपनी माँ से कहा कि बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, आप कब से कह रही हो कि यह लोग मेहमान हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि यह मेरा भाई है या मेहमान। यह बात सुनकर सब लोग फटी आंखों से आलोक का चेहरा देखने लगे। उसी समय आलोक किसी से फ़ोन पर बात करने लगा, ज़मीन के पैसे कुछ बढ़ाने को तो कहो, पहले तो वह 80 लाख दे रहा था, देख लो बहुत मौके की ज़मीन है, मेरे परदादा के ज़माने की है, मुझे इसके लिए अच्छा सौदा ही चाहिए। आलोक की यह बातें सुनकर अनुराग और अंजलि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आलोक फ़ोन पर लाखों की बात कर रहा था और किसी ज़मीन की बात कर रहा था, साथ ही उसने यह भी कह दिया कि यह परदादा के ज़माने की है। यह सुनते ही अनुराग की आंखों में कुछ और ही नजर आने लगा। जैसे ही आलोक ने फ़ोन काटा तो मनोरमा जी आलोक से बोली, आलोक तू फ़ोन पर किस ज़मीन की बात कर रहा था। अब तो तेरे पिताजी की कोई ज़मीन बची नहीं है। यह सुनकर आलोक ने कहा, बची थी माँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। पिताजी ने उसके कागज़ मुझे दिए थे क्योंकि वह किसी के पास गिरवी थी और अब मैंने उसको छुड़ा लिया है, बेचने को सोच रहा हूँ, अच्छे पैसे में सौदा जल्दी हो जाएगा। तभी अनुराग ने तपाक से कहा, यह सब क्या है भैया, आपके पास ज़मीन है और आपने हमें बताया भी नहीं। अरे भूल गए क्या, आपका एक भाई भी है और हर चीज़ में बराबर का हिस्सेदार है। यह बात सुनकर आलोक गुस्से से तिल मिला गया। अरे काहे की हिस्सेदारी, तो हिस्सेदार कब से हो गया, तू तो मेहमान है, चाहे माँ से पूछ ले। यह बात सुनते ही मनोरमा जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अरे 2-4 दिन के लिए आने वाले मेहमान ही तो होते हैं, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया। इसका मतलब यह तो नहीं है कि तू भाई का हिस्सा हड़प लेगा। आलोक ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, जो लोग घर में आकर मेहमान की तरह सोते रहते हैं, मेहमान की तरह उठते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं,
जिससे मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता, और जो मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछते नहीं बल्कि उनको यह सब नाटक लग रहा है। उनको अब काहे की हिस्सेदारी चाहिए। आलोक की यह बात सुनकर अंजलि बीच में बोल पड़ी, भैया पैसा हड़पने के बहाने मत बनाइए। जो भाई का हिस्सा है वह तो भाई का ही रहेगा। आपकी इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने सही तरीके से हमारा हिस्सा नहीं दिया तो फिर हमको वकील के पास जाना पड़ेगा। यह बात सुनकर मनोरमा जी फटी आंखों से अंजलि को देखने लगी। अनुराग ने भी जड़ से कहा, हाँ भैया, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। आखिर वह सब हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया है। आलोक ने जोर से गुस्से में कहा कि पिताजी ने तो ज़मीन गिरवी रख दी थी और उसको मैंने छुड़ाया है, तो फिर यह मेरी हुई ना। तुम लोग बीच में कहाँ से आ गए? अगर तुम्हारे सामने फ़ोन आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझ पर टूट पड़ो। तुम्हारा उस ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। यह बात सुनकर अंजलि और अनुराग एक साथ बोले, ऐसे कैसे नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हो कि आपने ज़मीन को छुड़वाया है? और भैया, आप बड़े होने का फ़ायदा मत उठाओ। अब हम यहाँ से अपना हिस्सा लेकर ही जाएंगे। यह बात सुनकर आलोक ने कहा, ठीक है, अगर हिस्से की ही बात है तो फिर बात जिम्मेदारी की भी कर लो। अंजलि, तुम जाकर रसोई में चाय बनाओ और खाना निकाल कर सबके लिए प्लेट में लगा दो। मैं पूनम का खाना कमरे में ले जाऊँगा। कुछ दिन तुम भी बहू की जिम्मेदारी निभाओ, फिर मैं भी ज़मीन के बारे में सोचूंगा। आलोक की बात सुनकर अनुराग ने अंजलि को इशारा किया और अंजलि चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। मनोरमा जी सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर कहने लगी, यह क्या हो रहा है मेरे घर में? दोनों भाई किस तरह का बंटवारा कर रहे हैं? अचानक यह सब क्या हो रहा है? इस सब की जिम्मेदार बड़ी बहू है। मनोरमा जी यह कहकर तुरंत आलोक के कमरे में गईं और पूनम का हाथ पकड़कर उसको उठाने लगीं। बहू, तू तो यहाँ पड़ी सो रही है, वहाँ घर में हंगामा हो रहा है। अरे तूने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो किसी की सुन ही नहीं रहा है? ऊपर से ज़मीन का पैसा भी अकेले हड़पना चाहता है। यह बातें सुनकर पूनम फटी आंखों से अपनी सास को देखने लगी। तभी वहाँ पर आलोक आया और अपनी माँ से बोला, माँ, पूनम का हाथ छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वह अस्पताल से आई थी तो आपने एक बार भी उसे तबीयत के बारे में नहीं पूछा या नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। मनोरमा जी तुरंत आंसू बहाकर कहने लगी, मैं तो अपने घर में ही पराई हो गई हूँ। आलोक ने गुस्से में कहा, मम्मी, यह रोना धोना छोड़ दो और बाहर जाकर बैठ जाओ। अगर आपको पूनम की बीमारी नाटक लगती है तो मुझे भी इन आंसुओं के लिए ऐसा ही लग रहा है। यह सुनते ही मनोरमा जी एकदम खड़ी रह गईं और फिर चुपचाप कमरे से निकल गईं। कुछ ही देर में अंजलि चाय और खाने की प्लेट लेकर आलोक के कमरे में आई। यह देखकर तो पूनम दंग रह गई कि सूरज किस तरफ से निकल रहा है। अंजलि वापस गई तो पूनम ने आलोक से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आलोक ने कहा कि तुम बस देखती जाओ और अब तुम्हें आराम करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। मनोरमा जी ने भी अपने छोटी बेटी बहू के साथ चाय नाश्ता करने लगी। पूनम को चाय के वक्त जब अंजलि उसके लिए चाय लेकर आई और बोली, दीदी कुछ खाने के लिए चाहिए तो ला दूं। हैरत में पड़ी पूनम ने मना किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात के समय अंजलि ने खाना बनाया तो आलोक खाने के टेबल पर बैठा मुस्कुराता हुआ खा रहा था। वह पूनम को भी वहीं ले आया था और वह भी देखकर हैरान हो रही थी। गरम गरम रोटियां आ रही थी और अंजलि को गर्मी भी नहीं लग रही थी। उसने अपनी सास की तरफ देखा तो वह पूनम से नजर नहीं मिला पाई। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और किसी ने पूनम से काम करने के लिए नहीं कहा। शादी के 5 सालों में यह पहली बार हो रहा था कि पूनम 5 दिन से आराम कर रही थी। एक दिन अनुराग ने आलोक से कहा, भैया, अब कई दिन हो गए हैं और हमको वापस जाना है। आप यह बताओ कि ज़मीन के बारे में क्या सोचा है? अनुराग की बात सुनकर मनोरमा जी और अंजलि आलोक का चेहरा देख रहे थे और जवाब का इंतजार कर रहे थे। मगर यह सुनते ही आलोक ने कहा, कौन सी ज़मीन अनुराग? किस ज़मीन की बात कर रहा है? यह सुनते ही अनुराग आंख फाड़कर देखने लगा और अंजलि का तो मुंह खुला रह गया। अंजलि ने तुरंत आलोक से कहा कि भैया, वहीं जिसके बारे में आप फ़ोन पर बात कर रहे थे, जिसके 80 लाख मिलने वाले थे। आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं है। मैं तो तुम लोगों को तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ऐसा कह रहा था। यह बात सुनकर मनोरमा जी फटी आंखों से आलोक को देखने लगी। अनुराग ने तुरंत गुस्से में कहा, भैया, अब हमसे झूठ मत बोलिए, आप हमारे साथ धोखा कर रही हैं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यह बात सुनकर आलोक ने भी जोर से दहाड़ कर कहा, मैंने कहा ना, कोई ज़मीन है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सब माँ की आंखों पर से पर्दा हटाने के लिए था, जिन्होंने छोटी बहू को सिर पर बैठाया हुआ था। क्यों माँ, देख लिया ना इन लोगों का लालच, कैसे पैसे के लिए 3 दिन से अंजलि घर का काम कर रही है और उससे पहले वह अपनी चाय बनाने को भी तैयार नहीं थी। यह बात सुनकर तो मनोरमा भी बहुचक्की होकर आलोक को देखने लगी। अंजलि तुरंत आलोक पर चिल्लाई, भैया, हम पर इल्ज़ाम मत लगाइए। इन बातों का बहाना करके आप पैसे हड़प रही हैं। चुपचाप हमारे पैसे निकालिए। इस बार पूनम ने अंजलि के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। अंजलि, बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई हो। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा लालची चेहरा सबके सामने आ चुका है। अच्छा हुआ जो आलोक ने यह नाटक रचा। कम से कम मम्मी जी ने तुम्हारा असली चेहरा तो देख लिया। पूनम की बात सुनकर मनोरमा जी का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। अंजलि तुरंत पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। कुछ देर बाद अनुराग और अंजलि वापस चले गए।
मनोरमा जी ने बाद में पूनम से माफ़ी मांगी और कहा कि बहू, मैंने तुझे गलत समझा। मैं छोटी बहू को ही लाड प्यार करती रही, लेकिन उसके सच्ची हकदार तू थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन पूनम के दिल पर तो गहरे जख्म थे, उसके लिए माफ़ करना इतना आसान नहीं था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली गई और मनोरमा जी सोफे पर बैठकर खुद को ही कोसने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।